नमस्कार, स्वागत है स्टडी विद रवि यूट्यूब चैनल में। आज हिंदी टीजीटी का प्रैक्टिस सेट 3 देखेंगे, जिसमें महत्वपूर्ण 125 प्रश्न हैं और ये प्रश्न टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड परीक्षा और डीएसएसबी परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण होंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें और प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखें। महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और खुद का भी आकलन कीजिए कि 125 में से कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। अगर 125 में 100 प्रश्न सही हो रहे हैं इसमें से, तो समझो आपका सिलेक्शन पक्का है। और टीजीटी पीजीटी का एक न्यूज़ है। न्यूज़ में ये है कि टीजीटी और पीजीटी का जो एग्ज़ाम है वो जनवरी और फरवरी के बीच में करा लिया जाएगा। तो आप लोग पढ़ते रहिए धीरे धीरे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, मैला आंचल के लेखक कौन हैं? फणीश्वर नाथ रेणु, नागार्जुन या रामेश्वर शुक्लांचल या मनोहर श्याम जोशी? तो इसका सही आंसर है मैला आंचल के लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु। और ये आंचलिक उपन्यास है। इसका प्रकाशन वर्ष है 1954 ईस्वी और इसमें पूर्णिया जिले के मैरीगंज गांव की कथा का वर्णन है। इनके अन्य उपन्यास हैं परिति परिकथा और दीर्घतपा, जुलूस, कितने चौराहे, राम रतन राय। ये इनके महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। प्रश्न नंबर 2, कहती हुई यों उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज गए नए। तो इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार है या रूपक अलंकार या फिर यमक अलंकार या उपमा अलंकार? तो कहती हुई यों उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। इस पंक्तियों में जो अलंकार है वो है ऑप्शन नंबर ए, उत्प्रेक्षा अलंकार। प्रश्न नंबर 3, कमल चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार, अनुप्रास अलंकार, रूपक अलंकार या उपमा अलंकार? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसमें रूपक अलंकार है। प्रश्न नंबर 4, रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर बचन न जाई। इन पंक्तियों में किस छंद का प्रयोग हुआ है? उल्लाला, चौपाई, सोरठा या दोहा? तो रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाई, इस पंक्ति में जो छंद है वो है चौपाई। प्रश्न नंबर 5, इनमें से छायावादी कवि कौन नहीं है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद या शिव मंगल सिंह सुमन? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शिव मंगल सिंह सुमन। ये छायावादी कवि नहीं है, ये प्रगतिवादी कवि हैं। प्रश्न नंबर 106, कुरु कुरु स्वाहा उपन्यास के लेखक कौन हैं? उषा प्रियंवदा, धर्मवीर भारती, राई मासूम रजा या मनोहर श्याम जोशी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मनोहर श्याम जोशी इस उपन्यास के लेखक हैं। और इनके अन्य उपन्यास हैं कसप, टांटा प्रोफेसर, हरिया हरक्यूली की हैरानी और हमजाद के आप उत्तराधिकारिणी, कौन हूँ मैं, ये इनके महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। प्रश्न नंबर 7, आवारा मसीहा के लेखक हैं अमृत राय, विष्णु प्रभाकर, रामविलास शर्मा या मोहन राकेश? तो आवारा मसीहा के जो लेखक हैं वो हैं ऑप्शन नंबर बी, विष्णु प्रभाकर। और ये आवारा मसीहा जीवनी है शरत चंद्र उपाध्याय की।
प्रश्न नंबर 8, कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं? तो ये सरल है, तो इसमें 15 सर्ग हैं। और ये जयशंकर प्रसाद की रचना है। प्रश्न नंबर 9, इनमें से कितने सर्वाधिक ऐतिहासिक नाटक लिखे हैं? मोहन राकेश ने, या जयशंकर प्रसाद ने, लक्ष्मी नारायण लाल ने, या सुरेंद्र वर्मा ने? तो इनमें से सर्वाधिक ऐतिहासिक नाटक जो लिखे हैं वो लिखे ऑप्शन नंबर बी, जयशंकर प्रसाद ने। इनके जो ऐतिहासिक नाटक हैं, सज्जन नाटक है 1910 का, और ये इनका पहला नाटक है। कल्याणी परिणय 1912 का नाटक है। करुणालय 1912, प्रायश्चित 1913, राजश्री 1915, विशाख 1921, अजातशत्रु 1922। ये इनके महत्वपूर्ण उपन्यास हैं, ऐतिहासिक उपन्यास हैं इनके। प्रश्न नंबर 10, इनमें से किस नाटक में नारी की पुनर्लग्न की समस्या उठाई गई? स्कंदगुप्त में, ध्रुव स्वामिनी में, अजातशत्रु में, या चंद्रगुप्त में? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ध्रुव स्वामिनी में। ध्रुव स्वामिनी ये जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित नाटक है, और इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1933 ईस्वी। प्रश्न नंबर 11, रत्नाकर कृत उद्धव शतक किस भाषा में लिखा गया काव्य ग्रंथ है? अवधी भाषा में, ब्रजभाषा में, खड़ी बोली में, या अपभ्रंश में? तो उद्धव शतक जो है ये जगन्नाथ दास रत्नाकर का काव्य ग्रंथ है, और इसकी जो भाषा है वो है ब्रजभाषा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। और इनके जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, ग्रंथ हैं, गंगावतरण, हरिश्चंद्र, हिंडोला, गंगा लहरी, कलकासी तथा वीराष्टक, ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। और रत्नाकर जो थे वो उर्दू में जकी उपनाम से लिखते थे। प्रश्न नंबर 12, सन 1975 के बाद की कविता को इनमें से क्या नाम दिया गया? नई कविता, समकालीन कविता, अकविता, या नवगीत? तो 1975 के बाद की कविता को इनमें से जो नाम दिया गया वो दिया गया ऑप्शन नंबर बी, समकालीन कविता। प्रश्न नंबर 13, राग दरबारी नामक उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, श्री लाल शुक्ल। और राग दरबारी का जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1968 ईस्वी। प्रश्न नंबर 14, सचेतन कहानी का प्रवर्तक इनमें से कौन है? जैनेन्द्र, महीप सिंह, कमलेश्वर, या निर्मल वर्मा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महीप सिंह जो हैं वो सचेतन कहानी के प्रवर्तक हैं। प्रश्न नंबर 15, इनमें से कौन सी कृति अज्ञे की है? संसद से सड़क तक, मछलीघर, हरी घास पर छड़वर, साए में धूप? तो इसका सही आंसर है इनमें से जो अज्ञे की रचना है वो है हरी घास पर छड़वर। और इनकी अन्य रचनाएं हैं, आंगन के पार द्वार, वावरा अहिरी, इंद्रधनुष रौंदे हुए थे, चिंता, भग्नदूत, कितनी नाव में कितनी बार, सुनहरे शैवाल, और नदी की बांक छाया। ये इनके महत्वपूर्ण ग्रंथ काव्य ग्रंथ हैं। प्रश्न नंबर 16, बालकृष्ण शर्मा नवीन कृत काव्य इनमें से कौन है? रेणुका, हम विश्वाई जन्म के, हिमक्रीटनी, या मिलन?
तो इनमें से जो बालकृष्ण शर्मा नवीन की काव्य ग्रंथ है वो है ऑप्शन नंबर बी, हम विश्व पाई जन्म के। और इनकी अन्य रचनाएं रश्मि रेखा, अपलक, क्वासी तथा उर्मिला। प्रश्न नंबर 17, आठवां सर्ग किस विधा की पुस्तक है? उपन्यास, नाटक, आत्मकथा या काव्य संकलन। तो इसका सही आंसर है आठवां सर्ग जो है वो नाटक है, और इस नाटक के लेखक हैं सुरेंद्र वर्मा। और इस नाटक का जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1976 ईस्वी। प्रश्न नंबर 18, इनमें से कौन सा जोड़ा सही है? चिंतामणि, काव्य प्रकाश, मतीराम, रस रहस्य, भूषण, अंगदर्पण, रसलीन, शिवा बावनी। तो इनमें से जो सही जोड़ा है वो है ऑप्शन नंबर ए, चिंतामणि काव्य प्रकाश। जो ग्रंथ रचना है वो चिंतामणि की है। रस रहस्य ये कुलपति मिश्र की रचना है, कुलपति मिश्र। और अंग दर्पण जो है वो रसलीन की है, ये। और शिवा बावनी ये भूषण की रचना है। प्रश्न नंबर 19, जसोदा हरि पालने जुलावे, हलरावे दुलराय मलावे, जाई जाई सोई कछु गावे। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? तो इसमें जो रस है वो है वात्सल्य रस, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 20, निस्दिन वर्षत नैन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु हम पर, जब ते श्याम सिधारे। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? करुण रस, वियोग श्रृंगार रस, शांत रस, हास्य रस। तो इसका सही आंसर है निस्दिन वर्षत नैन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु हम पर, जब ते श्याम सिधारे। इन पंक्तियों में जो रस है वो है ऑप्शन नंबर बी, वियोग श्रृंगार रस। प्रश्न नंबर 21, इनमें से किस बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है? अवधी, मगही, भोजपुरी या मैथिली। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अवधी। अवधी जो है पूर्वी हिंदी है, ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। और मगही, भोजपुरी, मैथिली ये जो है वो बिहारी हिंदी से संबंध रखती हैं। प्रश्न नंबर 22, मगही किस प्रदेश की बोली है? तो मगही जो है वो बिहार प्रदेश की बोली है। प्रश्न नंबर 23, सिंधी भाषा का विकास अपभ्रंश की किस बोली से माना गया है? ब्राचड़, पैसाची, मागधी या अर्धमागधी। तो सिंधी भाषा का जो विकास माना गया है वो माना गया है ऑप्शन नंबर ए, ब्राचड़ अपभ्रंश से। प्रश्न नंबर 24, हिंदू मग पर पाँव न राखों, का बहुते जो हिंदी पाखों। ये काव्य पंक्तियाँ किस बोली की हैं? ब्रजभाषा की, भोजपुरी की, अवधी की या बुंदेली। तो हिंदू मग पर पाँव न राखूं, का बहुते जो हिंदी भाखूं, ये इनमें जो बोली है वो है ऑप्शन नंबर सी, अवधी बोली। और ये जो पंक्तियां हैं ये सूफी काव्य परंपरा की पंक्तियां हैं नूर मोहम्मद की।
नूर मोहम्मद की जो रचना है वो है इंद्रावती से ली गई है ये, और 1744 ईस्वी की रचना। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा पश्च स्वर है? तो इनमें से जो पश्च पश्च स्वर है वो है ऑप्शन नंबर ए, आ। प्रश्न नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन देशज शब्द है? खिड़की, मित्र, कालीन, रेल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, खिड़की जो है वो देशज शब्द है, और मित्र है, मित्र तत्सम शब्द है, कालीन ये उर्दू, और रेल जो है वो अंग्रेजी भाषा का शब्द है। प्रश्न नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन तालव्य ध्वनि है? च, प, ल या फिर ह। तो इनमें से जो तालव्य ध्वनि है वो है ऑप्शन नंबर ए, च। प्रश्न नंबर 28, इनमें से कौन सी लिपि नहीं है? अरबी, गुरुमुखी, देवनागरी या अंग्रेजी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अंग्रेजी, ये लिपि नहीं है। प्रश्न नंबर 29, छा ध्वनि का उच्चारण स्थान है? दंत्य, ओष्ठ, तालव्य या वर्तिष्य। तो इसका सही आंसर है, छा ध्वनि का जो उच्चारण स्थान है वो है ऑप्शन नंबर सी, तालव्य। प्रश्न नंबर 30, उसके प्राण सूख गए, इस वाक्य में प्राण का वचन निर्धारित कीजिए। एक वचन, बहुवचन, द्विवचन या इनमें से कोई नहीं। तो प्राण सूख गए, प्राण जो है हमेशा बहुवचन में आता है। प्रश्न नंबर 31, सज्जन का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो सज्जन का जो सही संधि विच्छेद होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, सत धन जन, व्यंजन संधि है इसमें। प्रश्न नंबर 32, उत्तर दक्षिण में कौन सा समास है? तो उत्तर दक्षिण में जो समास है वो है द्वंद्व समास, उत्तर और दक्षिण, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा बी। प्रश्न नंबर 33, राम रावणम ममार में कौन सा लकार है? तो इसमें जो लकार है वो है ऑप्शन नंबर ए, लिट लकार। प्रश्न नंबर 34, मति शब्द में कौन सी विभक्ति है? प्रथमा, सप्तमी, तृतीया या चतुर्थी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मति जो है वो प्रथमा विभक्ति के है। प्रश्न नंबर 35, इदम रमेशस्य पुस्तकम असित या अस्ति का हिंदी अनुवाद कीजिए। इदम रमेशस्य पुस्तकम अस्ति, इसका हिंदी अनुवाद होगा ऑप्शन नंबर ए, यह रमेश की पुस्तक है। प्रश्न नंबर 36, बालिका गच्छन्ति अस्ति का हिंदी अनुवाद है। तो बालिका गच्छन्ति अस्ति, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बालिका जा रही है। प्रश्न नंबर 37, सूफी साधना के 4 पड़ावों में इनमें से कौन सा नहीं है? शरीयत, नरीकत, मलकत, मारिफत। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी,
मलकत। प्रश्न नंबर 38, क्वानो नदी इनमें से किस कवि की कृति है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की, शमशेर बहादुर सिंह की, कुंवर नारायण की या कीर्ति चौधरी की? इसका सही आंसर है क्वानो नदी के जो लेखक हैं वो हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना और इसका प्रकाशन वर्ष है 1978 ईस्वी। और इनकी अन्य रचनाएं हैं बांस का पुल, एक सूनी नाव, जंगल का दर्द, क्या कहकर पुकारूं, कोई मेरे साथ चले। ये सर्वेश्वर दयाल की महत्वपूर्ण कृति हैं। अगला प्रश्न है, नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक इनमें कौन थे? गोरखनाथ, महानाथ, चरपटनाथ, नेमिनाथ। इसका सही आंसर है नाथ पंथ के जो प्रवर्तक थे वो थे ऑप्शन नंबर ए गोरखनाथ, और गोरखनाथ के गुरु का नाम था मत्स्येंद्रनाथ। प्रश्न नंबर 40, महापुराण के रचनाकार कौन हैं? अब्दुल रहमान, पुष्पदंत, धनपाल, स्वयंभू। तो महापुराण रचना के जो लेखक हैं वो हैं ऑप्शन नंबर बी पुष्पदंत। और इस महापुराण रचना में 63 महापुरुषों की जो है जीवन चरित्र वर्णित है इसमें। और पुष्पदंत को हिंदी का भवभूति कहा जाता है। शिव सिंह सेंगर ने पुष्पदंत को भारवा की जड़ कहा, भाखा की जड़ कहा, भाखा की जड़ कहा है शिव सिंह सेंगर ने। प्रश्न नंबर 41, रसमंजरी किस कवि की कृति है? तो इसका सही आंसर है रसमंजरी जो है वो नंददास की कृति है। और नंददास जो थे अष्टशाप के कवि हैं। इनकी अन्य रचनाएं हैं अनेकार्थ मंजरी, मान मंजरी, सुदामा चरित, रूप मंजरी, विरह मंजरी, प्रेम बारह खड़ी, श्याम सगाई, रुक्मिणी मंगल, भंवर गीत, रास पंचाध्यायी, सिद्धांत पंचाध्यायी और दशम स्कंद भाषा। ये इनकी महत्वपूर्ण नंददास की रचनाएं हैं। प्रश्न नंबर 42, ऋण मुक्त शब्द में कौन सा समास है? तो इसका सही आंसर है, इसका जब विग्रह करेंगे तो ऋण से मुक्त, तो इसलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अपादान तत्पुरुष। प्रश्न नंबर 43, इनमें से मोक्ष का पर्यायवाची शब्द है? निर्वाण, दशा, गति या चाल। तो इनमें से जो मोक्ष का पर्यायवाची शब्द है वो है ऑप्शन नंबर ए निर्वाण। प्रश्न नंबर 44, चरम शब्द का समभिन्नार्थक क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चरम। प्रश्न नंबर 45, खाक में मिलाना मुहावरे का सही अर्थ है? सब तोड़ देना, कीचड़ में मिला देना, नष्ट कर देना, हानि पहुंचाना। तो खाक में मिलाना का जो सही अर्थ हो जाएगा मुहावरे का वो है ऑप्शन नंबर सी नष्ट कर देना। प्रश्न नंबर 46, इनमें से कौन सी कालिदास की दूसरी रचना है? रघुवंशम, अभिज्ञान शाकुंतलम, दशरूपकम या फिर प्रतिभा नाटकम। तो इनमें से जो कालिदास की दूसरी रचना है वो है ऑप्शन नंबर बी अभिज्ञान शाकुंतलम, और इसमें जो है 7 अंकों में विभाजित है। अगला प्रश्न है, मालती माधव किसकी रचना है?
तो मालती माधव रचना के जो लेखक हैं वो हैं ऑप्शन नंबर बी भवभूति। और ये 10 इसमें जो है 10 अंकों का ग्रंथ है ये मालती माधव, 10 अंकों का ग्रंथ है। प्रश्न नंबर 48, 10 कुमार चरितम किसकी रचना है? कालिदास की, दंडी की, भवभूति की, भास की? तो 10 कुमार चरितम के जो लेखक हैं वो हैं ऑप्शन नंबर बी दंडी। प्रश्न नंबर 49, रामू घर से निकला, इस वाक्य में घर से में कौन सा कारक है? करण, अपादान, कर्ता या संप्रदान? तो घर से निकला से मतलब घर से अलग हुआ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपादान कारक। प्रश्न नंबर 50, गठरी शब्द है स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, विधिलिंग या नपुंसकलिंग? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गठरी जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है। प्रश्न नंबर 51, अत्याचार शब्द में कौन सी संधि है? दीर्घ, यण, गुण या फिर वृद्धि? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसमें यण संधि है और इसका अत्याचार का संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा अति धन आचार। ई, ये देखो ई आया तो ई और या फिर ई के बाद कोई स्वर आए तो वो वहाँ पे कौन सी संधि होती है? यड़ संधि। प्रश्न नंबर 52, केशव दास को किस वर्ग में रखना समीचीन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रीतिबद्ध कवि में। अगला प्रश्न है, शिवा बावनी के रचयिता का नाम है जसवंत सिंह, केशव, भूषण या पद्माकर? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वो सॉरी शिवा बावनी जो है इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर सी भूषण। और ये जो है वीर रस प्रधान ग्रंथ है शिवा बावनी। इसमें शिवाजी की कीर्ति व शौर्य का वर्णन किया गया है। प्रश्न नंबर 54, भारतेंदु युग का एक अन्य नाम है? तो भारतेंदु युग का एक जो अन्य नाम है वो है ऑप्शन नंबर सी पुनर्जागरण काल। प्रश्न नंबर 55, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष किस सन में हुआ था? तो ये हुआ था ऑप्शन नंबर डी 1943 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 56, इनमें से भारतेंदु युगीन लेखक कौन हैं? प्रताप नारायण मिश्र, हरिऔध, विद्यानिवास मिश्र या राय कृष्णदास? तो इनमें से जो भारतेंदु युगीन के लेखक हैं वो हैं ऑप्शन नंबर ए प्रताप नारायण मिश्र। और इनका जो समय था वो 1856 से लेकर के 1894। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा उपन्यास यशपाल का नहीं है? तो इनमें से जो कब तक पुकारूं ये जो उपन्यास है यशपाल का नहीं है। ये रांगे राघव का उपन्यास है, रांगे राघव का उपन्यास है।
और इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1957 ईस्वी। और दादा कामरेड, इसका प्रकाशन वर्ष है 1941। दिव्या का प्रकाशन वर्ष है 1945। झूठा सच का प्रकाशन वर्ष है 1958। और ये तीनों उपन्यास जो हैं वो यशपाल के उपन्यास हैं। प्रश्न नंबर 58, तीसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ था? तो ये तीसरा सप्तक जो प्रकाशित हुआ था वो हुआ था 1959 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 59, पुष्प की अभिलाषा नामक प्रसिद्ध कविता के रचयिता कौन है? बालकृष्ण शर्मा रमीन, रामधारी सिंह दिनकर, माखनलाल चतुर्वेदी या फिर रामनरेश त्रिपाठी? तो पुष्प की अभिलाषा नामक जो प्रसिद्ध कविता है उसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर सी, माखनलाल चतुर्वेदी। प्रश्न नंबर 60, आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? तो आधुनिक मीरा कहा जाता है ऑप्शन नंबर सी, महादेवी वर्मा को। प्रश्न नंबर 61, मृगावती के रचनाकार कौन हैं? मंझन, आलम, कुतुबन या मुल्ला दाऊद? तो इसका सही आंसर है मृगावती के जो रचनाकार हैं वो हैं ऑप्शन नंबर सी, कुतुबन। और इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1503 ईस्वी। और ये अवधी भाषा तथा दोहा चौपाई में लिखी गई सूफी काव्य परंपरा की प्रमुख रचना है। कुतुबन जो थे वो चिश्ती वंश के शेख बुरहान के शिष्य एवं जौनपुर के बादशाह हुसैन शाह के आश्रित कवि थे। प्रश्न नंबर 62, इनमें से संत कवि नहीं हैं? कबीरदास, तुलसीदास, सुंदरदास, मलूकदास? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तुलसीदास जो है वो संत कवि नहीं है। ये भक्ति काल के सगुण धारा राम भक्ति शाखा के कवि हैं। प्रश्न नंबर 63, विनय पत्रिका की रचना किस भाषा में हुई? तो विनय पत्रिका की जो भाषा है वो है ऑप्शन नंबर बी, ब्रज भाषा। और इसमें जो छंद हैं वो हैं 279 छंद हैं विनय पत्रिका में। अगला प्रश्न है, भ्रमर गीत का उपजीव्य ग्रंथ कौन सा है? तो भ्रमर गीत का उपजीव्य ग्रंथ है ऑप्शन नंबर ए, श्रीमद् भागवत पुराण। और ये दसम स्कंद के 47वें अध्याय के 12 से 21 श्लोकों में मिलता है। प्रश्न नंबर 65, राघव चेतन इनमें से किस सूफी काव्य का पात्र है? मधुमालती, मृगावती, पद्मावती या फिर चंदायन? तो राघव चेतन जो है वो पद्मावत का पात्र है। पद्मावत के जो लेखक हैं वो हैं जायसी। और इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1540 ईस्वी। अगला प्रश्न है, कुतुबन द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है? मृगावती, मधुमालती, हंस जवायर या चंदायन? तो ये दोबारा आ गया, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मृगावती। प्रश्न नंबर 67, राम भक्ति शाखा में रसिकोपासना का समावेश किसने किया?
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अग्रदास ने। प्रश्न नंबर 68, मदनाष्टक के रचयिता कौन हैं? तो इसका सही आंसर है मदनाष्टक के जो रचयिता हैं वो हैं ऑप्शन नंबर सी, रहीम। रहीम की अन्य रचनाएं हैं दोहावली, नगर शोभा, श्रृंगार सोरठा और बरवे नायिका भेद। प्रश्न नंबर 69, प्रकृति का सुकुमार राजकुमार किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ऑप्शन नंबर बी, पंत को प्रकृति का सुकुमार कहा जाता है। प्रश्न नंबर 70, हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? साकेत, सामधेनी, हल्दी घाटी या प्रिय प्रवास। तो हिंदी खड़ी बोली का जो प्रथम महाकाव्य ग्रंथ है वो है ऑप्शन नंबर डी, प्रिय प्रवास। ये हरिऔध द्वारा रचित रचना है, महाकाव्य है। प्रश्न नंबर 71, कलम का सिपाही का लेखक कौन है? प्रेमचंद, अमृत राय, रामविलास शर्मा या शिवरानी देवी। तो कलम का सिपाही को जो प्रकाशन मतलब लेखक हैं वो हैं अमृत राय, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 72, मुझे चांद चाहिए किस विधा की कृति है? कविता, नाटक, कहानी या उपन्यास। इसका सही आंसर है मुझे चांद चाहिए, ये नाटक है और इस नाटक के लेखक हैं राजेंद्र यादव। मुझे चांद चाहिए ये जो सुरेंद्र वर्मा द्वारा लिखा गया ये क्या है? उपन्यास है। इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1993 ईस्वी। और सुरेंद्र वर्मा को जो है इसी उपन्यास पे 1996 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, सारा आकाश किसकी कृति है? मन्नू भंडारी की, राजेंद्र यादव की, कमलेश्वर की या आज्ञे की। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राजेंद्र यादव की। ये जो कृति है सारा आकाश और ये नाटक है। तो इसका सही आंसर जो है वो कमलेश्वर है। ये जो विधा है वो उपन्यास है। इसका प्रकाशन वर्ष है 1952 ईस्वी। अगला प्रश्न है, संशय की एक रात किस कवि की कृति है? आज्ञे की, नरेंद्र शर्मा की, नरेश मेहता की या केसरी कुमार की। तो संशय की एक रात ये कृति है ऑप्शन नंबर सी, नरेश मेहता की। प्रश्न नंबर 75, आषाढ़ का एक दिन नाटक के रचयिता हैं? तो आषाढ़ का एक दिन नाटक के जो रचयिता हैं वो हैं ऑप्शन नंबर डी, मोहन राकेश। प्रश्न नंबर 76, कवित्र रत्नाकर के रचयिता हैं? जगन्नाथ दास रत्नाकर, सेनापति, मतीराम, बोधा। तो कवित्र रत्नाकर के जो लेखक हैं वो हैं ऑप्शन नंबर बी, सेनापति। प्रश्न नंबर 77, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुरु कृपा करी अपनायो,
उपरोक्त पंक्ति में कौन सा रस है? वीर रस, करुण रस, भक्ति रस या रौद्र रस? तो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, इसमें जो रस है वो है ऑप्शन नंबर सी, भक्ति रस। अगला प्रश्न है, ब्रजभाषा का विकास इनमें से किस प्राकृतिक अपभ्रंश से हुआ? तो ब्रजभाषा का जो विकास हुआ वो सौर सैनी से हुआ। प्रश्न नंबर 79, आगरा किस बोली का क्षेत्र है? अवधी, खड़ी बोली, ब्रजभाषा या छत्तीसगढ़ी? तो आगरा जो है वो ब्रजभाषा का क्षेत्र है, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 80, इनमें से कौन सी ध्वनि संयुक्त व्यंजन है? तो इनमें से जो संयुक्त व्यंजन है वो है ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 81, रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, इन पंक्ति में कौन सा छंद है या किस छंद का प्रयोग हुआ है? दोहा, गीतिका, चौपाई या कवित्त? तो रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, इसमें जो छंद है वो है ऑप्शन नंबर ए, दोहा। अगला प्रश्न है, निर्धन के धन सी तुम आई में कौन सा अलंकार है? उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा या अनुप्रास? तो निर्धन के धन सी तुम आए, जब सी आ जाए तो वहां उपमा अलंकार होता है। प्रश्न नंबर 83, सज्जन पापाद जुगुप्से का हिंदी अनुवाद कीजिए। तो सज्जन पापाद जुगुप्से का हिंदी अनुवाद हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सज्जन पाप से घृणा करता है। प्रश्न नंबर 84, रामेण सह सीता वन गच्छति का हिंदी अनुवाद है। रामेण सह सीता वनम गच्छति, तो इसका जो हिंदी अनुवाद होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, राम के साथ सीता बन जाती है। प्रश्न नंबर 85, सुबह दोपहर शाम किस प्रसिद्ध उपन्यासकार की रचना है? तो सुबह दोपहर शाम जो है वो कमलेश्वर की रचना है। अगला प्रश्न है, कविता का मर्म में कौन सी विभक्ति है? षष्ठी, प्रथमा या फिर तृतीया या सप्तमी? तो कविता का मर्म, इसमें जो विभक्ति है वो है ऑप्शन नंबर ए, षष्ठी विभक्ति। प्रश्न नंबर 87, सा हस्तेत खादती कौन सा कारक है? कर्ता, संबंध, कर्म या करण? तो सा हस्तेत खादती में जो कारक है वो है ऑप्शन नंबर डी, करण कारक। इसका जो अनुवाद होगा, हिंदी अनुवाद वो होगा सा, मतलब वो है हस्तेत खादती, हाथ से खाता है, वह हाथ से खाता है। तो इसका जो कारक होगा वो होगा करण कारक। प्रश्न नंबर 88, राम कृष्णों में कौन सा समास है?
तो राम कृष्णों में जो समास है वो है ऑप्शन नंबर बी, द्वंद्व समास। प्रश्न नंबर 89, प्रेमातुर शब्द में कौन सा समास है? तो इसका विग्रह करेंगे, प्रेम में आतुर। तो इसमें जो समास होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, तत्पुरुष समास। प्रश्न नंबर 90, जीवैषणा का सही संधि विच्छेद कीजिए। तो इसका जो सही संधि विच्छेद होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, जीव धन ऐषणा। प्रश्न नंबर 91, कविता का बहुवचन है? तो कविता का बहुवचन हो जाएगा कविताएं, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 92, इनमें से कौन सी रचना माघ की है? किरातार्जुनीयम, मेघदूत, दशकुमार चरितम या शिशुपाल वधम। तो इनमें से जो माघ की रचना है वो है ऑप्शन नंबर डी, शिशुपाल वध। प्रश्न नंबर 93, गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ है? थोड़ा काम करना, बहुत ज़्यादा कहना, थोड़े में बहुत कहना, ज़्यादा में थोड़ा कहना। तो गागर में सागर भरना मुहावरे का सही अर्थ है ऑप्शन नंबर सी, थोड़े में बहुत कहना। प्रश्न नंबर 94, एक तो दोष था ही उस पर दूसरा दोष लग जाना की सही कहावत क्या होगी? अधजल गगरी छलकत जाए, हाथ कंगन को आरसी किया, एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा, छोटा मुंह बड़ी बात। तो एक तो दोष था ही और दूसरा दोष और लग जाना, तो इसका जो कहावत होगा वो होगी ऑप्शन नंबर सी, एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा। करेला भी कड़वा होता है और नीम भी कड़वा होता है। प्रश्न नंबर 95, जो समाचार भेजता हो के लिए एक शब्द होगा। तो जो समाचार भेजता हो उसे कहेंगे संवाददाता। प्रश्न नंबर 96, चंद्रमुख में कौन सा समास है? तो चंद्रमुख में जो समास है वो है ऑप्शन नंबर सी, कर्मधारय समास। प्रश्न नंबर 97, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? डिबिया, दात, दातश्री, खटमल, जीभ। तो इनमें से जो पुल्लिंग शब्द है वो है ऑप्शन नंबर सी, खटमल। प्रश्न नंबर 98, हर्ष शब्द का विलोम शब्द है? विषाद, प्रहर्ष, खुशी या नीरव। तो हर्ष का विलोम शब्द हो जाएगा विषाद। प्रश्न नंबर 99, मैं आदर सहित नमस्कार करता हूँ, वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? तो इस वाक्य का जो शुद्ध रूप होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, मैं सादर नमस्कार करता हूँ। प्रश्न नंबर 100, अशोक ने पत्र पढ़ा, इस वाक्य में कौन सा कारक है? कर्ता, अधिकरण, कर्म या करण। तो अशोक ने पत्र पढ़ा, इस वाक्य में जो कारक है वो है ऑप्शन नंबर ए, कर्ता कारक। प्रश्न नंबर 101, हिंदी को राजभाषा के रूप में संवैधानिक मान्यता कब मिली?
तो हिंदी को राजभाषा के रूप में संवैधानिक मान्यता मिली है ऑप्शन नंबर डी 14 सितंबर 1955 ईस्वी में। इसका जो 14 सितंबर ये 1955 नहीं होगा, ये होगा 1949 ईस्वी। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में संवैधानिक मान्यता मिली। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन महाप्राण ध्वनि नहीं है? खा, ठा, जा या टा? तो इनमें से जो महाप्राण ध्वनि नहीं है वो है ऑप्शन नंबर सी जा। प्रश्न नंबर 103, निम्नलिखित में से नीलकंठ शब्द कौन सा शब्द है? रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ या इनमें से कोई नहीं? तो नीलकंठ जो है वो योग रूढ़ शब्द है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मुंडा भाषा परिवार का क्षेत्र कौन सा है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु या छोटा नागपुर? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, छोटा नागपुर जो है वो मुंडा भाषा परिवार का क्षेत्र है। प्रश्न नंबर 105, कहा कैकई ने सक्रोध दूर हट दूर अरि निर्बोध, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? वात्सल्य रस, भीभत्स रस, हास्य रस या रौद्र रस? तो कहा कैकई ने सक्रोध दूर हट दूर अरि निर्बोध, इसमें जो रस है वो है ऑप्शन नंबर डी, रौद्र रस। प्रश्न नंबर 106, करते अभिषेक पयोध है बलिहारी इस देश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की, इन पंक्तियों में कौन सा छंद है? दोहा, चौपाई, उल्लाला या गीतिका? तो करते अभिषेक पयोध है बलिहारी इस देश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की, इसमें जो छंद है वो है ऑप्शन नंबर सी, उल्लाला। प्रश्न नंबर 107, इनमें से कौन सा युग्म अघोष ध्वनि है? तो इनमें से जो अघोष ध्वनि है वो है पा और फा। प्रश्न नंबर 108, ब्राह्मण पत्र के संस्थापक या संपादक का नाम है? तो ब्राह्मण पत्रिका के जो संपादक हैं वो हैं ऑप्शन नंबर बी, प्रताप नारायण मिश्र। प्रश्न नंबर 109, ज्ञानदीप के रचयिता कौन हैं? मंझन, कुतुबन, उस्मान या शेख नबी? तो 109 का सही आंसर है, ज्ञानदीप के जो रचयिता हैं वो हैं ऑप्शन नंबर डी, शेख नबी। प्रश्न नंबर 110, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीति काल का समय माना है? तो ये माना है ऑप्शन नंबर बी, 1700 से 1900 विक्रमी तक। अगर ईस्वी की बात करें तो 1643 से 1843 तक। प्रश्न नंबर 111, इनमें से कौन सी कृति केशवदास की नहीं है? रामचंद्रिका, रसिक प्रिया, अनेकार्थ मंजरी, विज्ञान गीता? तो इनमें से जो केशवदास की रचना नहीं है वो है ऑप्शन नंबर
सी अनेकार्थ मंजरी, ये नंददास की रचना है। ये नंददास की रचना है। प्रश्न नंबर 112, रीतिकाल में किस रस की प्रधानता काव्य में रही है? श्रृंगार, भक्ति, शांत या रौद्र? तो रीतिकाल में जिस रस की प्रधानता रही है वह है ऑप्शन नंबर ए, श्रृंगार रस। और जो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं उन्होंने रीतिकाल को श्रृंगार काल भी कहा है। प्रश्न नंबर 113, इनमें से रीतिकाल का कौन सा कवि अपनी प्रकृति चित्रण के लिए विख्यात है? घनानंद, मतीराम, सेनापति या ग्वाल? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सेनापति। प्रश्न नंबर 114, गौड़ी संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य थे? तो इसका सही आंसर है गौड़ी संप्रदाय के जो आचार्य थे, प्रवर्तक, वो थे चैतन्य महाप्रभु। प्रश्न नंबर 115, राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है? लुइपा को, सवरपा को, सराहपा को या चंद्रबदाई को? तो राहुल सांकृत्यायन ने जो हिंदी का पहला कवि माना है वो माना ऑप्शन नंबर सी, सराहपा को। प्रश्न नंबर 116, संत कवि गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तलवंडी में हुआ था। प्रश्न नंबर 117, सूफी कवि नूर मोहम्मद की रचना का नाम है? तो नूर मोहम्मद की इनमें से जो रचना है वो है ऑप्शन नंबर बी, अनुराग बांसुरी, और ये 1764 की रचना है। इसकी जो भाषा है वो है अवधी। ये 118 से 125 तक का गद्यांश है कि एक संस्कृत व्यक्ति किसी नई चीज़ को खोज करता है, नई चीज़ की खोज करता है, किंतु उसकी संतान को वह अपने पूर्वज से अपनायास प्राप्त होती है। जिस व्यक्ति की बुद्धि ने अथवा उसके विवेक ने किसी भी नए तथ्य का दर्शन किया वह व्यक्ति ही वास्तविक संस्कृत व्यक्ति है, और उसकी संतान जिसे अपने पूर्वज से वह वस्तु अनायास ही प्राप्त हुई, वह अपने पूर्वज की भांति सभ्य भले ही बन जाए, संस्कृत नहीं कहला सकता। एक आधुनिक उदाहरण लें, न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का आविष्कार किया, वह संस्कृत मानव था। आज के युग का भौतिक विज्ञान का विद्यार्थी न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण से तो परिचित है ही, लेकिन उसके साथ उसे और भी अनेक बातों का ज्ञान प्राप्त है जिनसे शायद न्यूटन अपरिचित ही रहा। ऐसा होने पर भी हम आज के भौतिक विज्ञान के विद्यार्थी को न्यूटन की अपेक्षा अधिक सभ्य भले ही कह सकें, पर न्यूटन जितना संस्कृत नहीं कह सकते। तो ये था गद्यांश, और इसका जो प्रश्न है वो है संस्कृत का अर्थ है आविष्कार करने वाला, भाषा का ज्ञान, सभ्य या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आविष्कार करने वाला। प्रश्न नंबर 119, वास्तविक संस्कृत व्यक्ति वह है जो नए आविष्कार करे। प्रश्न नंबर 120, सभ्य व्यक्ति वह है जो आविष्कारों का ज्ञाता हो, ऑप्शन नंबर डी।
प्रश्न नंबर 121, विद्यार्थी शब्द का संधि विच्छेद है। तो विद्यार्थी का जो सही संधि विच्छेद होगा वो होगा विद्या धन अर्थी, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 122, न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण बल की खोज की, वाक्य को क्रम वाच्य में बदलिए। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन के द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल की खोज की गई। प्रश्न नंबर 123, पूर्वज का विलोम शब्द है। तो पूर्वज का विलोम शब्द हो जाएगा अग्रज। प्रश्न नंबर 124, अनायास का अर्थ क्या है? सरलता से, परिश्रम से, बिना प्रयास से या कठिनाई से? तो इसका सही आंसर है अनायास का जो अर्थ है वो है ऑप्शन नंबर सी, बिना प्रयास से। प्रश्न नंबर 125 और ये आज का लास्ट प्रश्न है। आधुनिक का समानार्थी शब्द है प्राचीन, नवीन, शाश्वत या प्रवीण? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आधुनिक का समानार्थी शब्द है नवीन। तो ये थे महत्वपूर्ण 125 प्रश्न, प्रैक्टिस सेट 3। ये वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। इसकी PDF जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। थैंक यू।